नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीतिक खबरों का। फ्रेंड्स, इसमें महाराष्ट्र की राजनीति में एक खबर बहुत जोरों में चल रही है कि उबाठा यानी उद्धव बालासाहब ठाकरे की सेना जो है इस समय बहुत कंट्रोवर्सी में है। खबर ये है कि फडणवीस जी जो है मातोश्री जाके उद्धव जी से मिले हैं और संजय राउत जाके नड्डा से मिले हैं दिल्ली में। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिले हैं। तो क्या संजय राउत सही में नड्डा जी से मिले हैं या नड्डा जी से मिल सकते हैं? ये सब विषय सोचने वाली बात है। और रही बात फडणवीस जी की, तो फडणवीस जी की बात करें तो इसके पहले कई बार खुलासा हो चुका है कि फडणवीस जी भेष बदल के जो है किसी से भी मिल लेते हैं, खासकर अपने विरोधियों से। जब 2022 में जो सत्तांतर हुई थी उस समय खुलासा हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस जी भेष बदल के एकनाथ शिंदे को मिल रहे थे और नतीजा ये हुआ कि सत्ता जो है गिर गई महाविकास आघाड़ी की। और जो चीज़ें हैं सामने आपके सीधी सीधी बातें हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये जो खबरें हैं ये क्या सही हैं? इस पर हमने कल भी वीडियो बनाया था। लोग भी जो है काफ़ी आश्चर्य में है कि ये जो खबरें क्या हैं, क्योंकि अभी कोई न्यूज़ में आई हुई है, ना कोई प्रिंट मीडिया में आई हुई है, और न ही कोई नेता या जो कोई भी है वक्तव्य की है। ये न्यूज़ आई हुई है वंचित बहुजन आघाड़ी तरफ से, वंचित बहुजन आघाड़ी, हाँ, उनकी तरफ से आई हुई है। प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी है। उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो है ये बयान दिया है कि ये जो गांव पे स्फोट है ये कोई मतलब अंदर की खबर है ये, और ये चीज़ें हुई है। यानी कि फडणवीस जी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे फिर बैक टू पेविलियन हो। और इसी सब चर्चाओं के विषय में जो है असलियत क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या ये संभव है, क्या इसके पीछे सही में सच्चाई कुछ है, क्योंकि अभी किसी का बयान अभी तक इसके ऊपर नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया में जम के जो है इसकी वकालत हो रही है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। क्या कहेंगे ये जो खबरें हैं, ये खबरें हैं कि नहीं है, पहले ये बताइए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि राजनीति में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स एंड वार जैसे कहा जाता है, तो वो सब कुछ संभव है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि राजनीति में खबरें जो हैं या सूचनाएं जो हैं ये पेरी जाती हैं, मतलब डाली जाती हैं कि ये किस तरह से उगेंगी और इसका क्या प्रभाव होगा। कुछ इस तरह का भी माहौल इसके पीछे दिखाई दे रहा है। जिस तरह उद्धव जी से मिलके आने की बात, जेपी नड्डा जी से बात, तो जैसे दिल्ली में संजय राउत रहते हैं तो उन्होंने जेपी नड्डा से मिल लिए, यहाँ महाराष्ट्र में फडणवीस इनसे मिल लिए। लेकिन इसका कोई तथ्यात्मक जैसे कहा जाए, इसका कोई वीडियो तो नहीं है, इस पर कोई इवन उनकी तरफ से कोई पुरावा तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके कोई न वीडियो है, न किसकी कोई चर्चा, यहाँ तक कि उनके प्रवक्ताओं की तरफ से, न बीजेपी की तरफ से, न शिवसेना यूबीटी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। तो इससे यह भी साबित होता है कि भाई कुछ न कुछ तो है, सफाई नहीं दे रहे हो फिर भी तो। लेकिन सफाई नहीं देने के पीछे भी उद्धव जी को कहीं मुश्किल में खड़ी करने की तो एक राजनीति नहीं है, मतलब खबरें चलाकर कि आघाड़ी में एक तरीके की बिगाड़ी हो जाए। तो ये राजनीति में देखिए कुछ संभव है, द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो अब वो होगा, लेकिन इसके पहले भी कहाँ दिखाई दे रहा था। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि भेष बदलकर माननीय एकनाथ शिंदे जी से मिलने जाते थे। माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय मुख्यमंत्री जो है 5 साल तक तो फडणवीस जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 14 से 19 तक काम किए थे, सत्ता में थे। उसके बाद उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। तो जो चीजें एकनाथ शिंदे जी के बीच या फडणवीस जी के बीच रही हैं, जो बाउंडिंग रही है या जो आपस का एक समन्वय रहा है, वो मुझे नहीं लगता फडणवीस जी और उद्धव के बीच में है। देखिए, दिख रहा है फडणवीस ने भी कई बार अपनी मतलब उत्कंठा जारी की कि भाई उन्होंने मेरी पीठ पे खंजर भोंका, ये किया, मुझे मुख्यमंत्री, और साफ है कि उन्हें मुख्यमंत्री न बनने के पीछे लेकिन मिश्रा जी, मैं इनका ही हाथ रहा। यहाँ पर ये बोलना उद्धव जी का 2019 में जो है, जैसे 2014 में बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी और
शिवसेना अलग हो गई थी जी लेकिन 2019 में फडणवीस जी की वजह से ही जो अलायंस बनी फिर से जी और चुनाव हुई और उसमें नो डाउट जो है बहुमत का आंकड़ा भी मिल गया था। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। अलग बात है कि वो महाविकास आघाड़ी साथ हाँ। जाके मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए सत्ता हाँ। बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं फडणवीस जी की और उद्धव ठाकरे की दोस्ती तो उस समय थी, बिल्कुल थी नहीं, और समन्वय तो फडणवीस जी था ने ही। वेट भी किया कि समन्वय भी था। सब कुछ सही हो भाई, जाएगा। पार्टी के सर्वोच्च लेकिन नेता तो फडणवीस, अमित शाह जी, इधर और उधर अमित शाह जी इसमें जो है कतई नहीं लाइक करते हैं उद्धव ठाकरे को, हाँ। क्योंकि उन्होंने जो चीज कही बंद कमरे में हमको बातें की थी, बंद कमरे में ये की थी, उसको लेकर काफी उन्होंने जो है इसको नहीं, यही बात तो आप जो कह रहे हैं ना, उद्धव जी ने भी यही कही कि हमसे वादा किया था, लेकिन उस वादे का भी तो कोई वीडियो या कोई इस तरह का प्रधानमंत्री जी की सभाएं होती थी 2019 में, तो फडणवीस जी को ही आगे किया जाता था, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, फडणवीस जी, और उन्होंने कहा था उसके हिसाब से सीटों के हिसाब से पुनः। तो जिस तरह की देखिए राजनीति में मौके की नजाकत को देखते हुए लेकिन ये बयानबाजी की जाती है, लेकिन स्थिति और परिस्थिति देखकर जी राजनीति भी जो है हाँ, बदली होती है, नो डाउट। जी लोकसभा में महाराष्ट्र में जो हालत हुई बीजेपी की जी, उसको देख के नहीं लगता है कि कुछ बीजेपी अब नरम पड़ेगी तो ही भलाई है। जैसे कि ये अगर खबरें सही भी है कि फडणवीस जी उद्धव जी को जाके मिले, पर्सनली जाके मिले होंगे मातोश्री में, नो डाउट किसी को पता नहीं था, क्योंकि गुप्त मीटिंगें जो होती है किसी को बता के नहीं होती, यहाँ तक क्योंकि बॉडीगार्ड भी नहीं पता चलता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। हाँ। तो अगर ऐसी बातें हुई होगी तो क्या लगता है आपको कि कुछ मायने उसके अंदर मतलब चर्चा क्या हुई? नहीं, मायने तो जरूर निकाला होगा, क्योंकि आप देखिए जब ये बातें उठती है ना, तो देखिए लोकसभा का जो रिजल्ट आया, लोकसभा के रिजल्ट के बाद बीजेपी को भी लगा कि अगर ये तीनों पार्टियां फिर इकट्ठा रही तो विधानसभा मुश्किल होगा जी। हालांकि बहुत कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, काफी योजनाएं देख ही रहे हैं, बहुत तेजी से मेहनत कर रहे हैं, रोज एक योजना आ रहे हैं, बहुत कोशिश है, लेकिन उनको ये पता है कि जमीनी स्तर पर जो अगर वोटों का विभाजन जिस तरीके से एक तरह से ध्रुवीकरण हुआ लोकसभा में, उसी तरह का अगर विधानसभा में ध्रुवीकरण होता है तो हमारी जीत मुश्किल हो जाएगी। साफ दिख रहा है इसमें कि उद्धव ठाकरे की वजह से जो है कांग्रेस और शरद पवार जी जो है जो खत्म हो चुके जी एकदम जिंदा नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं, दोनों को इसका लाभ हुआ है। कहीं कहीं जैसे महाराष्ट्र के मुंबई जैसे क्षेत्र में, मुंबई में भी जो सीटें बची, उद्धव की 3 सीटें आई, उसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा, और उधर विदर्भ तरफ या और ग्रामीण इलाकों में जो आई तो उसमें उद्धव जी का भी काफी योगदान रहा। तो ये लोग एक तरीके से ये समझ चुके हैं कि अगर हम तीनों एकत्र रहेंगे तभी बच पाएंगे, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका शरद पवार जी की रही है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन शरद पवार अगर जब तक चाहेंगे तब तक ये गठबंधन जो है थोड़ा सा मजबूत रहेगा या बना रहेगा, लेकिन इसमें बीजेपी ये चाहती है, मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता भी कहता है, बीजेपी के नेता भी कुछ कहते हैं दबी जबान से कि देखिए जो अजीत पवार को लेने का जो है फायदा हमें बिल्कुल नहीं हुआ है, हाँ ये नुकसान हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे अगर आते हैं हमारे साथ तो निश्चित रूप से हमको उनका सपोर्ट, मतलब उस कार्यकर्ताओं का सपोर्ट मिलता है, और कार्यकर्ता शिवसेना के इकट्ठा होते हैं। देखिए 10-5% का ही अंतर होता है। जैसे कहा गया कि परफॉर्मेंस शिवसेना के रूप में एकनाथ शिंदे जी का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे वोट उन्होंने लिए, लेकिन वो 5-6% वोट जो भी उद्धव के बचे हुए हैं 7%, वो भी निर्णायक हैं। वो अगर उधर चले जाएंगे तो उधर मजबूत हो जाएगा, और इधर अगर आते हैं तो इधर मजबूत हो। तो राजनीति में देखिए विषाद तो बचती रहती है, उसी तरीके से हो सकता है कि ये चीजें निकाली गई हों, और जहां तक जिस बहुजन वंचित आघाड़ी ने निकाला वो भी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। राज ठाकरे के लिए भी देखिए अलग ही चुनाव उनकी लड़ने की मंशा है। तो जिस तरीके से ये अलग अलग विधानसभा चुनाव में अलग अलग गणित, अलग अलग विषाद बिछाई जा रही, जिसका अंतर ये सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी तरह अगर किसी पार्टी में थोड़ी सी फूट पड़ती है और थोड़ी सी पार्टी अगर छिटकती है इधर से उधर, तो इसका बड़ा फायदा हो सकता है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि जो ये खबरें हैं, जी खबरें तो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पहले कभी तो नहीं आई इस तरह की। तो खबरें में सच्चाई खबरें देखिए, इलेक्शन सामने है, इलेक्शन सामने है और इतना नजदीक है इलेक्शन, एकदम मतलब मुहाने पे आके खड़ा हो गया है। 4-6 दिन में आचार संहिता लगने वाली विधानसभा की। अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो देखिए इस तरह की खबरें, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खबरें प्लांट की गई हैं जी। ये खबरें मतलब एक तरीके से बोई गई हैं, फैलाई जा रही हैं, और राजनीति के तहत, और उसमें सच्चाई कहां तक होगी ये मुझे ये नहीं लगता कि ये विधानसभा चुनाव में संभव है। ये चुनाव के बाद
कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। चुनाव के बाद जो स्थिति आएगी उसमें जहां मुख्यमंत्री पद की बात आएगी, स्थितियां परिस्थितियां जिस तरीके की रहेंगी वहां कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव के पहले उद्धव बीजेपी के साथ आएंगे। अगर चुनाव के बाद भी अगर आएंगे तो ये भी खबर माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं बीच में जो बातें आई थी जी मिलने की वो सही भी वो संभव हो सकता है। देखिए बिल्कुल संभव है वो चुनाव के बाद। अब देखिए आप कहां से कहां आपने सोचा था कि पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली थी बीजेपी और शिवसेना माननीय एकनाथ शिंदे जी ने, उसके बाद अजीत पवार को 40 सीटों के साथ लेके आए। जरूरत थी नहीं थी लेकिन लेके आए, लोगों को अचंभा भी लगा। उसका नफा नुकसान उन्होंने अब अपने तरीके से देखा था कि लोकसभा को देखते हुए उन्होंने देखा था कि लोकसभा अगर इसको ही फोड़ लेते हैं, हमने शिवसेना को फोड़ा है और इसी तरह राष्ट्रवादी को ही फोड़ लेते हैं तो हमको लोकसभा में इसका सीधा फायदा हो जाएगा। लेकिन वो दिखा नहीं, हुआ नहीं, वो प्रयोग सफल नहीं हुआ बीजेपी का। तो ऐसा नहीं कि अब दूसरा प्रयोग इतना आसान नहीं रह गया। ये जो होगा अब मुझे लगता है विधानसभा चुनाव के बाद ही ये ऐसी स्थिति आएगी। धन्यवाद सर मिश्रा जी। तो हमारा जो एक्चुअली सफाई के ऊपर हम वीडियो बना रहे थे कि आखिर में इसमें हकीकत क्या है कि देवेंद्र फडणवीस जी मातोश्री जाके उद्धव जी से मिले और संजय राउत जो कि नड्डा जी से जाके मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी दिल्ली में जाके मिले। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अमित शाह जी जो है पूरे महाराष्ट्र के चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। अगर अमित शाह जी ने अपने हाथ में चुनाव के पूरा बागडोर ले ली है तो ये तो मेरे को नहीं लगता कि संभव नहीं हो सकता कि फडणवीस जी जो है उनके खिलाफ जाके जो है उद्धव जी से मिलेंगे। हाँ, अगर मिले होंगे तो ये भी इसमें भी अमित शाह जी का ही जो है योगदान हो सकता है। अच्छा, ये भी उल्लेखनीय है कि संजय राउत रोज कहते हैं ना एक भोंपू बजता है सवेरे सवेरे, लेकिन इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। किसी ने पूछा है अभी तक? उनको किसी ने पूछा है हालांकि, लेकिन चल रहा है। लेकिन संजय राउत कुछ चीजें अपने आप ही उठाते रहते हैं। वो भी बीज बोने में अभी उनके वो भी क्यारियां बनाने में उस्ताद हैं, बीज बोने में उत्साह है, कुछ भी बोलने में अपना सवेरे एक बयान जारी कर देते हैं तो दिन भर उस पर चर्चा होती रहती है मीडिया में, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला है। तो इससे बहुत सारा समझा जा सकता है, लोग समझ सकते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। खैर राजनीति है। चुनाव जस्ट लोकसभा चुनाव देखा आपने, नीतीश कुमार जो है अंत समय में जिन्होंने मतलब इंडी गठबंधन जिन्होंने बनाया जिसका वो खुद जो है एनडीए के साथ में आ गए और रिजल्ट किस तरह रहा देखा आपने। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के बारे में ही सोचेगी और राजनीति में मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कोई शत्रु है, कोई फिर दोस्त है, क्योंकि जो साथ में बैठा हुआ है कल किस पार्टी में जाके चेहरा दिखाएगा पता नहीं। हरियाणा में भी लेटेस्ट उदाहरण चल रहा है। सुबह किसी बीजेपी में थे, शाम को अशोक तंवर जी सवेरे बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, शाम को जाकर राहुल गांधी की सभा में बैठते हैं। चुनाव और ये राजनीति में जो है कुछ भी संभव है। तो हम इसको डिनाइड भी नहीं कर सकते कि फडणवीस जी मातोश्री गए थे और ये भी डिनाइड कर सकते कि संजय राउत जो है जेपी नड्डा जी से मिले थे। राजनीति है, संभव कुछ भी है। हम कयास लगा सकते हैं और इस पर खबरें जो है आप तक पहुंचा सकते हैं। आपकी प्रक्रिया कुछ रहेगा इस पर तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।